फैज़ साहब ने कहा था कि कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। फैज़, अब देखिए, जहाँ मोहिउद्दीन साहब का जिक्र हो तो हमने दो उन शख्सियतों का इंतखाब किया है जिनका उनके साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजरा और सबसे करीब। अरशद महमूद शायद 40-45 साल के, इससे ज़्यादा कहा तो उनकी मुल्क का पता लग जाएगा, तो उनका वक्त गुजरा और उनसे हम बातें करेंगे क्योंकि इनका फ़न का सफ़र शायरी में, मौसीकी में, नेपा में, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत गुजरा और उन्होंने और भी बहुत से काम किए। और अज़रा ज़ैदी, जिनको हम चुन्नो कहते हैं, इनका 30 साल का साथ रहा और बहुत अच्छा वक्त गुजरा और इन्होंने हम इनसे बातें करेंगे कि कहना सब कुछ इन्हीं को है, मुझे तो सिर्फ इनको तहरीक देनी है। तो अरशद, आपसे शुरू करते हैं, अपना सफ़र ज़रा हमें बताइए। देखिए, ज़िया साहब एक बाकमाल शख्सियत थे और जो हमारी फील्ड है या परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो फील्ड है उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना काम किया या वो इतनी गहराई से इन चीज़ों को। अब परफॉर्मिंग आर्ट्स में 3 चीज़ें ही हैं, एक थिएटर है, एक म्यूज़िक है और एक रक़्स। यानी रक़्स के बारे में भी उनकी जो नॉलेज थी वो बहुत ही यानी आला थी और बहुत जानकारी थी उन्हें। तो मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई 83 में। हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस वक़्त हमारी कंपनी के, मैं EMI में काम करता था उस वक्त, तो मंसूर बुखारी साहब ने मेरा तारुफ़ कराया, जिनसे ज़ाहिर ज़िया साहब की पहले से थी वाक़फ़ियत। तो ज़िया साहब एक रिकॉर्डिंग के लिए हमारे स्टूडियोज़ आए और हमने 1 घंटे का एक एल्बम रिकॉर्ड किया उनकी आवाज़ में और उसका उन्वान था फैज़ साहब की मोहब्बत में। तो मेरा पहला उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद में मुझे ये कभी समझ में नहीं आई बात कि ना कोई रिश्तेदारी थी, ना किसी ने मेरी सिफारिश की, ना मुझे बाकायदा वैसे इंट्रोड्यूस किया या ये कहा हो कि ये है, इसका ख्याल रखना। तो ये ख़ुद से ही उन्होंने उसके बाद 80s के बाद जितने भी प्रोग्राम पाकिस्तान में किए, इंक्लूडिंग नेपा, तो उन्होंने मुझे उसमें ज़रूर शामिल किया। और क्योंकि वो ख़ुद एक प्रोफेशनल थे, एक परफेक्शनिस्ट थे, तो शायद बाकी उनको यही खूबी मुझ में भी कि भी ये इस चीज़ को पहचानता है, ये ख़ुद भी थोड़ा बारीक बीन है, कुछ बहुत डिटेल में चीज़ों को देखता है, तो इसको इन्वॉल्व किया। और ये भी एक हैरत अंगेज़ बात है कि जब हमने शुरू किया तो काम इकट्ठे करना शुरू किया, तो एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री डेवलप हो गई, जो कि काम के बाद के जो औकात हैं उसमें भी वो होती थी। और जब कभी अज़रा बहुत तंग होती थी तो मुझे ही फ़ोन आता था और कहती थी कि तुम ले जाओ इनको ज़रा, मेरे कुछ मेहमान आए हुए हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो तुम अपने, तो ये भी होता था। तो एक बड़ा भरपूर रिलेशनशिप जो था हमारा। उसकी तरफ भी आएंगे। ज़िया साहब 30 जून 1931 को लायलपुर में पैदा हुए। अब उसका नाम फैसलाबाद हो गया है, नाम दोनों ही मुतनाज़े हैं, लेकिन बहरहाल वहाँ पैदा हुए और गुज़श्ता साल 13 फरवरी 2023 को उनका इंतकाल हो गया। इत्तेफाक ऐसा है कि जब भी वो तशरीफ़ लाते थे तो एक शाम हमारी उनके साथ ज़रूर होती थी। तो वो आए और हमारी एक किताब है उसमें वो लिखते रहते थे, तो मैंने उनको ऐसे ही मैंने कहा कि ज़िया साहब कुछ लिख दीजिए।
तो उन्होंने मीर का एक मिसरा लिखा और वो बदकिस्मती से सही साबित हो गया। उन्होंने लिखा कि इस ज़िंदगी करने को कहाँ से जिगर आ गए, और ये उन्होंने लिखा 22 दिसंबर 1922 को, और 13 फरवरी 1923 को 2023 को उनका इंतकाल हो गया। तो ये, और जब उन्होंने लिखा वो मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये नहीं लिखवाते तो अच्छा था, और वो बात साबित हो गई। अब हम आते हैं अज़रा की तरफ। अज़रा, आप कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? पहले तो आप सबको आदाब। फैज़ फाउंडेशन या फैज़ फेस्टिवल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका दिया। सफ़र तो काफ़ी लंबा है तकरीबन 30 साल का। और अरशद क्योंकि उनको उससे पहले से जानते हैं, तो मैं बल्कि बीच में अरशद को रोकने भी वाली थी कि ये उनकी बहुत सारी ऐसी बातें भी बर्दाश्त करते थे जो मैं अक्सर अरशद से कहती थी, आपने क्यों ये बात मानी? कहते थे नहीं नहीं अज़रा आप रहने दें, आपको नहीं पता। आपकी बातें में तो मानते होंगे। मेरी तो मानते ही थे मेरी तो बहुत मानते थे। लेकिन उस सफ़र में पहली बात तो ये कि आई एम श्योर आप दोनों अरशद और कासिम के आप सब लोग इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगे कि उनकी शख्सियत को हम 45 मिनट में समो नहीं सकते। हमें 45 मिनट दिए गए हैं और बातें तो बेतहाशा हैं, इतने क़िस्से हैं, और मुझसे ज़्यादा, जैसे कासिम ने भी कहा, और अरशद के पास तो बेशुमार मज़े की बातें और तजुर्बे, और उसमें बहुत ज़्यादा ऊंच नीच भी रही, वो भी एक कहानी अलग है। लेकिन मुझे इतने अरसे के बाद कहना चाहिए, मेरे ख़्याल से 25 साल हो गए होंगे जब शादी के, या और कुछ लंबा अरसा गुजर गया, तो अंदाज़ा ये हुआ कि शायद उनको जो मेरी बरजस्तगी कह लीजिए या बेसाख्तगी जो थी, शायद हमारा सर्वाइवल उस पर हुआ। मुझे ऐसा लगता है, अब वो है नहीं मौजूद, तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि शायद इसी वजह से, क्योंकि अरशद उसके भी गवाह हैं, जो पहली मेरी मुलाकात थी उसमें मैंने तो बग़ैर सोचे समझे ही कह दिया था। जो मिसरा कहा तो उस पे कि भाई कबूतर छोड़े जाते हैं और लोग पहुंचाए जाते हैं। और एक और सवाल उन्होंने किया कि आजकल आप किसको सुन रही हैं, तो मैंने उन्हें जवाब दिया, मैंने कहा आजकल मैं वीना को सुन रही हूँ। और अरशद महमूद ने इस बात का ज़िक्र एक ट्रिब्यूट में किया कराची में, तो मैंने अरशद को ऐसे देख के कहा, मैंने कहा अरशद ये बात तो आपने मुझे पहले नहीं बताई, क्योंकि अब बताइए आप अरशद आपसे क्या कहा था उन्होंने? देखिए मैं जैसे आपको मैंने भी गुजारिश की कि ज़िया साहब से जो काम का जो मेरा ताल्लुक़ था, वो फिर लीजर जो हमारा, यानी वैसे जो नशिस्त बर्खास्त आप कहें, या जैसे पेतरस बुखारी साहब कहा करते थे कि शाम को सिर्फ डिज़ायरेबल लोगों से मिलना चाहिए, वो मैं उन डिज़ायरेबल लोगों में से था जिनको ज़िया साहब मिलते थे। तो जिससे ये होता है कि आप अगले दिन के लिए आप में वो क़ुव्वत आ जाती है या एनर्जी आ जाती है कि आप किसी से भी फिर मिल सकते हैं। तो शाम को कम से कम 2 घंटे के लिए सिर्फ डिज़ायरेबल लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। तो ये क्योंकि उनके शागिर्द थे पेतरस साहब के, तो ये भी उन्होंने असूल बनाया हुआ था कि शाम बहुत उनके लिए वो कि कौन हो कौन ना हो, तो मैं उन डिज़ायरेबल लोगों में से था। तो जब इनकी मुलाकात हुई तो अगले दिन शाम को जब मिले तो कहते हैं आई एम कम्प्लीटली स्मिटन बाय दिस गर्ल। तो मैंने एकदम, अच्छा हम अज़रा को पहले से जानते थे और बहुत इनसे यानी दोस्ती भी थी और बिल्कुल वो, तो मैंने कहा ऐसी क्या बात आपको? कहते हुए कितने लोग हैं
जो इस दुनिया में जो प्रभात रे को सुने या निकल बैनर्जी का सितार उनको पता हो, और मतलब इस तरह की उन्होंने बात की। तो मैंने कहा जी हाँ ये तो है, वो उनको बड़ा शौक़ है मौसीकी का भी। और तो आपने शाम का जिक्र किया, वो ये है कि हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। तो वो उनकी शाम असल में दिन शुरू होता था, और दिन ही वॉज एक्चुअली ए परफेक्शनिस्ट टू अ फॉल्ट। नहीं, अरशद ने अपना जुमला अभी मुकम्मल नहीं किया। उनका जुमला ये था कि अरशद महमूद मेरे ख़्याल से अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में और कराची में इस उम्र की खातून अगर वीना को सुन रही हैं तो कुछ उनमें दम खम होगा। ये मुकम्मल जुमला। तो मैंने अरशद को बहुत हैरत से देखा, और ये उनके इंतकाल के बाद की बात है जब इन्होंने इस बात का इंकशाफ किया। मैंने कहा अरशद ये बात तो आपने पहले नहीं बताई मुझे। कहने लगे कि हाँ। तो बहरहाल अब वो आप और बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो जैसा कि आपको मालूम है कि वो सदाकार भी थे, अदाकार भी थे, और बहुत कुछ थे, और बहुत बड़े दानिश्वर भी थे। और वो जैसे अर्ज़ किया कि परफेक्शनिस्ट थे, और उसके बाद उसके अलावा उनकी खुशखती यानी खत्ताती की हद तक खूबसूरत थी, और हमारे पास उसके कुछ नमूने मौजूद हैं। तो क्योंकि वो पढ़ते थे तो मैंने बहुत अरसे से मैं उनसे कह रहा था कि ज़िया साहब आप तहतुल लफ्ज़ मरसिया पढ़ें। कहने हाँ देखते हैं। तो मीर अनीस का ज़िक्र आया, जोश साहब का ज़िक्र आया, तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर एक दिन जब इनसे शादी हो गई तो फिर उनकी मेरा ख़्याल है कुछ सोज़ आ गया उनकी आवाज़ में। और फिर उन्होंने मरसिया अनीस पढ़ा, जोश साहब को पढ़ा, और बहुत अच्छा पढ़ा था तो लफ्ज़ पे, क्योंकि वो बहुत हमाजहद शख्सियत थे। तो इसमें आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपका फैज़ साहब के लिए भी आप कलाम में आपने बहुत सा मौसीकी में ढाला, आपने नैयरा नूर से और टीना सानी से, और उसके अलावा तो उस पर भी आप हमें कुछ थोड़ा बहुत बताइए, क्योंकि फैज़ साहब की वो भी है। जी देखिए ज़िया साहब कुछ मेरे काम से कुछ खुश ज़्यादा हो गए थे, और वो ज़ाहिर है कि उन्होंने सुना हुआ था पहले से जो मैंने फैज़ साहब का काम किया था, और उनसे मुलाकात से पहले जो मेरा काम था वो उन्होंने सुना हुआ था। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि उनको पता है मैं क्या काम करता हूँ। और फिर हमने म्यूज़िकल भी 2 बड़े सिग्निफिकेंट काम किए हैं मिलके, जिसमें एक तो गालिब पे है कि उसमें इस खूबसूरती से ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने, क्योंकि वो डॉक्टर खलीक अंजुम के जो उन्होंने कंपाइल किए हैं गालिब के खतूत, वो उसको उन्होंने इस तरतीब से सिलेक्ट किया और उसको इस तरतीब से वो सारा उनको इकट्ठा किया। एक तो उसका दौरानिया 70 मिनट था, और दूसरा ये कि बग़ैर यानी कुछ और नैरेटिव के, यानी गालिब के अपने लफ्ज़ों में उसकी पूरी कहानी बयान हो जाती है। ये बड़ी मेहनत और जानकारी का काम है। इफ्तार भाई यहाँ बैठे हुए हैं कि जो एडिटिंग जब हो रही होती है या उसको टेक्स्ट को इस तरीक़े से जमा किया जाए कि एक कोई कहानी बन जाए, तो ये एक बहुत बड़ा उनकी खूबी थी। अच्छा, और उसके दरमियान में 8 गज़लें उन्होंने मुझसे बनवाई, और वो एक बहुत ही यानी बहुत ही मेरे लिए तो बहुत वो तजुर्बा, बहुत ही ठुकी ठुकाई कॉम्पोजिशंस हैं। अच्छा, तो वो उनको पसंद आ गई। ये बहुत एक सिर्फ गज़ल की धुन थी, उन्होंने वो जब बहुत ज़्यादा उनको कोई चीज़ नापसंद आती थी, वो कुर्सी से उठ के तो ऐसे पैर ज़मीन पे मारते थे और घूमना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा दिस वोंट वर्क, दिस वोंट वर्क। अच्छा, मैंने कहा इससे चले मैं कोई और दूसरी तर्ज बनाऊंगा। अच्छा, वो लाहौर में थे और मैं कराची में था, तो मैं लाहौर आया हुआ था, तो वो सारी तर्जें तकरीबन फ़ाइनल हो गई। और मैं वापस चला गया, तो उन्होंने कोई 2-3 दिन के बाद मुझे फ़ोन किया, कहते उसको चेंज ना करना, वो सही है। सही।
आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली, बिकॉज देखिए एक प्रोफेशनल जो है वो, उसको ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपने किया और फिर आप कुछ और काम कर रहे हो। ये वो तर्ज जो भी मैंने बनाई थी वो उनके जहन में घूम रही थी, वो उसके बारे में सोच रहे थे। अच्छा, जिसका ना आपको पता चलता है ना मुझे पता चलता है। तो ये उनकी बहुत खूबी थी। जब भी कोई प्रोजेक्ट करते थे वो, जब आप एक्चुअली जो जिसको मैं पिक एंड शावल वर्क कहता हूँ, किसी भी काम के करने में एक मजदूरी भी है, लेकिन जब आप वो नहीं कर रहे और आप फारिग हैं, आप फिर भी उसके बारे में सोच रहे हैं। ये उनमें बहुत बड़ी खूबी थी कि 2-3 दिन के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन कहते कुछ ना करना वो सही है। और फिर उसके ऊपर मुझे बहुत, जब वो रिकॉर्ड हो गई, वो नैरा ने गाई थी, क्योंकि वो आम तौर पे जितनी भी तर्जें थी जो बनी हुई हैं, क्योंकि गालिब की कोई ही ऐसी गज़ल होगी जिसकी धुन ना बनी हो, तो इसकी भी बनी हुई थी। तो मैडम नूरजहां ने भी गाई, और जो मेरी अम्मी को बहुत पसंद थी सुरैया की गाई हुई कि नुक्ता ची है गमे दिल, तो उसमें मौसीकी के एतबार से तो बिल्कुल सही है, लेकिन मानवीय एतबार से कुछ थोड़ा सा उसमें एक लकूना सा डेवलप होता है तर्ज को सुनने के बाद। फिर और भी जो गज़लें ख़ास तौर पे उसमें एक जो उनको बहुत पसंद थी, बाजीचा इत्फाल, अब वो रिदमिकली इस तरह आ रही थी कि बाजीचा, यानी जी लंबा होता था, खिंचता था, तो वो कहते हैं कि यार ये नहीं सही, बाजीचा होना चाहिए, तो बाजीचा नई तर्ज में आना चाहिए। तो हमने उसमें वो तब्दीली की। अच्छा, अब वो ऐसी तब्दीली थी कि जिसमें गाने वाले के लिए मुश्किल, उसको उठाना कि कहाँ किस मात्रे से उठाना है वो मुश्किल हो गया। अच्छा, उसकी फिर कहते हैं भाई अब इसकी तो रिहर्सल आप कीजिए, क्योंकि गाया तो ऐसे ही जाएगा। तो वो उनकी इस तरह की तमाम ख्वाहिशात जो है वो, और ये भी मैं कहूँगा कि मैं उससे ये नहीं कि मैं जब जो वो कहते थे मान जाता था, कुछ थोड़ी बहुत किसी हद तक बहस भी होती थी, मैं अपनी जस्टिफिकेशन भी देता था। और आम तौर पे उनकी बात इसलिए भी मानी जाती थी, ये नहीं कि वो ज़िया मोहिउद्दीन थे या मेरे पे रोब था, कि वो इतनी मुदल्लिल और सही बात बताते थे। हाँ, वो जब स्टैंड लेते थे तो वो बिल्कुल 100% वो ऐसी होती थी, वो मुस्तनद होती थी उससे, यानी आपका ही फ़ायदा है, वो इस तरह की बात होती थी। वो ऐसे नहीं कि जी मैं ज़िया मोहिउद्दीन हूँ तो मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, ये ऐसे नहीं था, क्योंकि उनको समझ और इस काम की इतनी अच्छी नॉलेज थी कि जो उनका मशवरा होता था या जो उनकी हिदायत होती थी, वो उस काम को 4 चांद लगा देती थी, वो उसको बढ़ावा देती थी। तो ये क्योंकि जो लोग उनको उस तरह नहीं मिले जिस तरह मैं मिला हूँ, तो वो ये समझते हैं कि नहीं जो ज़िया साहब ने कह दिया। मैं कहा भाई ऐसे नहीं, तुम जाके अगर इफ़ यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन गो एंड डिस्कस। नैपा में तो बहुत होता था कि अज़रा, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। एक परफेक्शनिस्ट के साथ रहना कैसा रहा? अरे ये खुद भी बहुत परफेक्शनिस्ट है। इनको ये अपने मामलात में क्योंकि अरशद मुझे शादी से पहले हाँ, लेकिन मैं ज़िया साहब की बात कर रहा हूँ, आपकी। ये अपने मामलात में मेरे बहुत, लिए मुझे नहीं, उनका परफेक्शनिस्ट होना मुझे बिल्कुल नहीं खलता था, क्योंकि मैं खुद बहुत ही फिनिकी बहुत सारी चीज़ों में, और मुझे बहुत सही एक जिसके कहते हैं ना दुरुस्त होनी चाहिए नोक पलक, लेकिन वो इतने ज़्यादा थे कि फिर मैंने हथियार डाल दिए थे कि अगर कोई चीज़ फैली है तो भाई फैली रहे, गंदगी ना हो, लेकिन अगर चीज़ नहीं सिमटी है तो क्योंकि वो हैं मौजूद हैं कि वो जो भी हमारे पास बच्चे काम अगर कर रहे हैं उनसे वही करवा लें ज़्यादा अच्छा, वरना दोनों ही लोग अगर इतना ज़्यादा मुलाजमों के साथ अगर इतनी सख्ती करेंगे तो वो भाग जाएंगे बेचारे। इसलिए मैंने बिल्कुल हथियार डाल दिए थे, और मैं उनकी उस चीज़ को समझ सकती थी कि उन्हें कितनी उलझन हो रही है, अगर एक चीज़ टेढ़ी है, ये टेढ़ा है और वो सीधा नहीं है, तो वो मुझे भी उतनी ही उलझन होती थी, लेकिन वो मैंने फिर छोड़ दिया था। आप भी सुर में थी तो आपसे उनसे उन्होंने कहा नहीं कि गाना वगैरह गाने की? मुझे पंजाबी गाने बहुत पसंद हैं, 3-4 मैंने पंजाबी गाने मैं गाती हूँ, हमेशा ही गा देती हूँ,
तो कहीं उन्होंने सुन लिया, सामने ऐसे बैठ के तो नहीं, कहने लगी जूनम आप पंजाबी गाना भी उर्दू में ही गा देती हैं, तो उसको पंजाबी में गाइए ज़्यादा अच्छा। लेकिन मुझे पसंद है पंजाबी गाने, मैं गा देती हूँ ज़रूर। वही लहजे और तलफ़्फ़ुज़ के मामले में जो उनको एहतराम था हर ज़बान का, फ़ारसी का भी। हाँ, तो वो जब यही वो कहते फ़ारसी थे का शेर पढ़ते थे तो बिल्कुल वो फ़ारसी के अंदाज में। कि भाई अगर पंजाबी गाना है तो वो जो एक पंजाबी का एक झोल होता है उसमें। एक दफ़ा क्या हुआ कि फैज़ साहब की सालगिरह थी, तो इत्तेफाक से कुछ हालात ऐसे थे कि वो नहीं हो सक रही थी पब्लिकली, तो हमने फ़ोन किया और सलीमा आपा से, मीज़ू से, सबसे हमने कहा कि कुछ होना चाहिए। तो ज़िया साहब लाहौर आ रहे थे, तो हमने कहा आ जाइए। तो उस्ताद नफ़ीस खान भी शायद यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त संगत की है। तो इत्तेफाक से कुछ 25-30 लोग हमारे घर पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और उस अर्से में जैसे अभी बिजली गई है तो बिजली चली गई, लेकिन ज़िया साहब पढ़ते चले गए, उसमें तसलसल नहीं टूटा कि उनको बाकी चीज़ें सब ज़बानी याद थी। और अगेन टू अ परफेक्शन। अच्छा, एक बात ये भी थी कि वो उर्दू में अंग्रेज़ी नहीं बोलते थे और अंग्रेज़ी में उर्दू नहीं बोलते थे। मुझे याद है एक रिकॉर्डिंग थी आपके स्टूडियो पे, गालिब के खतूत की, तो हम भी थे वहाँ पे, और उन्होंने जो पोस्टमार्टम किया है उसका, एक एक लफ्ज़ का, एक एक मिसरे का, एक एक शेर का, वो अभी तक याद है। और वो अब तो खैर वो नेट पे भी आ गया है, उसकी सीरीज़ बन गई थी पहले, तो वो सुनने के लायक है, उसे सुनिएगा। आप क्या क्या सीखा? नहीं, आप देखिए, जो एक बड़ी हम बहुत, मैं तो बहुत ज़िया साहब के साथ मिलता, मुझे बहुत लुत्फ़ भी आता था और बड़ी मज़े की भी और लाइट हार्टेड बातें भी थी। और मैं कुछ समझ भी गया था, मसलन कि उनको ब्रिज खेलने का बहुत शौक़ था। अच्छा, और जब वो कभी काम की वजह से नहीं जा सकते थे, तो मैं कंप्यूटर पे उनको, वो ब्रिज बेस एक वेबसाइट है जहां आप लाइव ब्रिज खेल सकते हैं, तो मैं वो खोल देता था, बहुत खुश होते थे और मेरे स्टूडियो में बैठ के वो कंप्यूटर पे ब्रिज खेलते थे, लेकिन माउस को हाथ नहीं लगाते थे। मुझे कहते थे चिड़िया की दुक्की चल दो। अच्छा, मैं उनका ऑपरेटर होता था, कंप्यूटर ऑपरेटर, और ब्रिज वो खेलते थे। तो मैंने कहा सही, ये माउस है, इसको आप पकड़ें और ये यू करेंगे तो क्लिक, वही पत्ता जिस पे वो कर्सर आएगा वो चल। अब इसमें क्या ऐसी बात है? अच्छा, अब वो क्योंकि लाइव होता था और आप अगर ज़रा देर करते थे तो जो आपके पार्टनर्स आपके साथ खेल रहे हैं वो व्हाट्स हैपनिंग, वो कई दफ़ा को गलत ज़बान में भी कुछ जुमला लिख देते थे कि भाई क्या हो गया, तुम क्यों, पत्ता क्यों नहीं चल रहे? तो वो चैट भी साथ उसके चलती थी, तो वो काफ़ी जल्दी जल्दी खेलना होता था। तो मैंने कहा कि आप ये बहुत, ये ऐसी चीज़ है जो आप सीख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कहते अरशद महमूद, मुझे लगता है मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो ये भग से उड़ जाएगा। अच्छा, ये खौफ उनने कभी कंप्यूटर, मैंने बड़ी कोशिश की। अच्छा, फिर एक यही जब जैसे आप वहाँ से बता रहे कि गालिब की रिकॉर्डिंग में एक ऐसा जुमला था जो जिसमें कुछ एक लफ्ज़ था, उसमें इजाफत उन्होंने लगा दी थी और फिर वो होनी नहीं चाहिए थी वहाँ। तो कहते यार ये रिकॉर्ड करना है और बाकी मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, मैं पूरा नहीं अब ये कर सकता, यही लफ्ज़ मुझे करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी आवाज़ में, उन्होंने बड़े गौर से उससे पहले और उसके बाद का सुना और वो लफ्ज़ बोला। अच्छा, अब जाहिर है कि वो एक और दिन की रिकॉर्डिंग थी, एक और दिन की थी, तो बाहर आए तो सुना, तो ये वाली जो थी, जो नई हुई थी, ये अब ये डिजिटली रिकॉर्ड हो रहा था, ये वो टेप, पुराने वाली टेप पे नहीं हो रहा था, तो वो उसका लेवल थोड़ा सा कम था। तो कहते कि मैं दोबारा करता हूँ, तुम देख लो, अब ये उससे मैच नहीं किया। मैं कहा सर एक सेकेंड ठहरे, तो वो मैंने उसको पकड़ के उसका लेवल जो है डिजिटली थोड़ा सा बढ़ाया तो वो बिल्कुल मैच हो गया। कहते अरशद महमूद, तुमने तो मुझे टेक्निकल मार दे दी है।
मैंने कहा सर आपको कोई बार नहीं दे सकता, आपने जो ऑब्जर्व किया था वो सही था, बट उसका क्या सोल्यूशन है वो जो है वो मैंने आपको तलाश कर दिया। लेकिन बात आपकी सही थी कि वो उसका लेवल नहीं था सही, लेकिन वो हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी थी, तो हमने वो कर लिया। तो वो ये फिर जो एक किस्सा बहुत मज़े का है, अगर आप इजाज़त दें। जी। किस्से तो आप ही के पास है मज़ेदार। एक अब नेपा पे बहुत बुरा वक्त भी आया जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, तो हमें मुशर्रफ की बाक़ियात कहकर बहुत, हालांकि हमारी परफॉर्मिंग आर्ट कोई ताल्लुक़ ही नहीं था उनका, उनने ज़रूर हमें फंडिंग वगैरह की, लेकिन ये तो एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक इंस्टीट्यूशन था और हमने बड़ी मेहनत और जाँफशानी से उसको शुरू किया था। तो बहुत यानी हमारी ग्रांट बंद हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने वो गवर्नमेंट कॉलेज के तल्लुक़ात इस्तेमाल करते हुए सलमान फ़ारूक साहब से मुलाकात का वो किया। फिर ये तय हुआ कि जी प्रेसिडेंट साहब से ज़िया साहब की मुलाकात करानी। तो मैंने इनसे कहा, कहते भाई मैं क्या वहाँ बात करूँ, तो मैंने कहा जी आपने यही कहना है कि, तो मज़े की बात ये है कि वो मुझे ये भी कहा गया कि आपने साथ लिया ना, ये 1-to-1 मुलाकात होगी, क्योंकि ऐसी मुलाकात में साथ होता था हमेशा। मैंने कहा ठीक है। फिर तो मैंने जो एमडी थे उस वक्त पीटीवी के, उनको रिक्वेस्ट की मैं कि ज़िया साहब आ रहे हैं, तो अगर कोई प्रोटोकॉल मिल जाए। वो कहे नहीं वो मैं अपनी गाड़ी भेज दूँगा, वो उनको ले लेगी। और वो भी इंतज़ाम हो गया, होटल का इंतज़ाम भी हो गया, वो टाइम भी था। वो एक जो प्रेसिडेंट के ऑफिस से जो लिएज करने वाला था उसके नंबर, उसको ज़िया साहब का नंबर दिया, ये सब। अच्छा, और जो गाड़ी पाकिस्तान टेलीविज़न से गई उनको एयरपोर्ट पे लेने, उसके ड्राइवर का नंबर भी मेरे पास था, तो वो भी मैंने ज़िया साहब को दिया कि अगर आपको ड्राइवर चाहिए। क्यों कहते नहीं भाई, वो हमारी मुलाकात तो सुबह है, मैं तो 4 बजे की फ़्लाइट पे मैं 6 बजे पहुंच जाऊंगा, तो मैं आगा नासिर के पास जाना चाहता हूं। तो उनसे मैंने बात कर ली है, तो शाम उनके यहाँ होगी। मैंने कहा जी मैं ये भी उसको कह देता हूँ ड्राइवर को। तो खैर ये होटल गए, वहाँ से फ्रेश अप होके अब उस ड्राइवर को ये फ़ोन कर रहे हैं, और वो क्योंकि उसका नंबर टेलीनॉर का था, तो जब भी ये फ़ोन करते थे उस पर रिंगटोन सेट हुई थी कि करो मुमकिन, और वो खुद अपनी आवाज़ उनको आती थी, तो ये बंद कर देते थे। अच्छा, फिर वो करते थे, फिर वो ये अपनी आवाज़ सुनाई देती थी, तो फिर बंद कर देते थे कि ये मैं गलत नंबर डायल कर रहा हूँ, क्योंकि उनको वो जो टर टर वाली घंटी है वो चाहिए थी कि भी उससे पता चलेगा कि वो उसका फ़ोन बज रहा है, घंटी बज रही है। अब वो करो मुमकिन आगे से अपनी आवाज़ आती थी तो वो बंद कर देते थे। इससे पहले कि ज़िया साहब गुस्से में मुझे फ़ोन करते, वो ड्राइवर का मुझे फ़ोन आया, कहता है जी साहब ने 29 मिस कॉलें दी हैं, उनके फ़ोन में बैलेंस है। नहीं अब अच्छा, मैंने फिर फ़ोन किया किसी ज़िया साहब को, कहते भाई क्या तुमने मुझे नंबर दिया, जब डांटा पहले मुझे। हाँ, कि वो मुझे अपनी आवाज़ आ रही अजीब है। वो फ़ोन है, वो अजीब उसमें से आवाज़ आती है, मेरी अपनी आवाज़ आती है। मैं कि ये रिंगटोन आजकल यही हो गई है भाई, क्या कहाँ जा रहा है ज़माना। नहीं, वो सेल फोन के तो बहुत खिलाफ थे, वो कभी उठा भी लें तो बड़ी बात उनके है। पास तो नोकिया का आज तक भी है, वो मैंने ही अपने पास रख लिया। नहीं तो नोकिया का अरे फ़ोन था वो भाई एक्चुअली एक साहब आए थे फ़ोन कंपनी वाले, वो जैसा कि फ़ैन थे, उन्होंने एक एंड्रॉयड फ़ोन दिया, उन्होंने नहीं रखा। उनको कुछ पता, उसको सुनना भी नहीं उनको आता था। तो वो ऐसा फ़ोन मैंने उनको लेके दिया था कि जिसके ऊपर वो सिंबल बनाओ कि यहाँ से कॉल बंद करनी है, यहाँ से सुननी है। बिल्कुल। और वो जो नोकिया का वो बस पुश वही बटन वाला है, वाला हाँ।
वही वही रहा फोन उनके पास। आखिर तक उनके पास रहा। स्मार्टफोन नहीं होने चाहिए। वैसे तो उन्होंने इसीलिए कहा उनकी कि अच्छी गुजरी क्योंकि ये फ़ोन जो है ये तो बिल्कुल जीने नहीं देता और ये उन्हें मालूम था हमसे बहुत पहले। अज़रा, आप कुछ और कहना चाहें, बताएं कुछ हमें, बहुत से बातें वाक़यात। मैंने कहा ना बेशुमार हैं। जैसे साथ हमारा जो, देखिए मैंने एक और ट्रिब्यूट में कहा था, मेरे ख्याल से अरशद भी उसमें मौजूद थे, कि मेरे हिस्से में जब वो आए थे तो वो अपनी सारी पुरानी बातें या मुश्किल पसंद जो थे वो रहे, वो तो मिजाज था उनका, तो वो मेरे हिस्से में जब आए तो वो बहुत अच्छे हो चुके थे। तो थक चुके थे। वो पहले जो कुछ किया उन्होंने, तो मेरे हिस्से में जब आए तो उसमें हमारा, जैसे मैंने कहा कि मुझे साथ इतने दिन जो रहा उसकी कुछ वजूहात हैं, और उससे आई एम श्योर अरशद भी मुत्तफ़िक़ होंगे कि, और हो सकता है उन्होंने अपनी कुछ गलतियों से या कुछ अपने मिजाज की सख्ती से उन्होंने सीखा ही होगा, अपने को सही किया होगा, लेकिन मुझे जिसका अंदाज़ा नहीं हुआ, मुझे तो जो करना होता था वो मैं करती थी। कि अब माजरत के साथ मैं कहूँगी, ज़ाहिर है हॉल में मर्द हजरात भी मौजूद हैं, आप भी मर्द हैं, कि बहुत ज़्यादा स्पेस देनी चाहिए एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी के लिए और साथ के लिए। मुसल्लत नहीं होना चाहिए ना, जिसको हम इंग्लिश में इम्पोजिशंस कहते हैं, तो हमने ना कभी मैंने कोई चीज़ मुसल्लत की उनके ऊपर और ना उन्होंने कोई ऐसी चीज़ मुसल्लत की या कंडीशंस लगाएं कि भाई ये करना चाहिए। चाहिए का लफ्ज़ हमारे 30 साल में नहीं आया कि जुर्म आपको ये करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि उन्होंने कभी आपसे कहा कि आप उन्हें गुनगुनाएं कुछ उनके लिए, कभी कोई नहीं, बहुत ज़्यादा सुरीला सुनते थे, सुनकार तो बहुत ख़तरनाक थे वो, लेकिन मैं उनके मतलब का तो बिल्कुल भी नहीं गा सकती थी। सो सलाम मैं भी तो नहीं? अपने ऐसे, सो सलाम तो आप ही के घर में उन्होंने फरमाइश कर दी थी, वो उन्हें पसंद आ गया था, शायद शादी के बाद ही जी, सुना। जी। नहीं, तो मैंने उसके उन्होंने इस सुना था मामले वो। में वो बहुत वो थे, और ये सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी अगर ये सोचता है कि वो उनका बहुत करीबी होगा, बहुत दोस्ती होगी, तो उसका अगर ऐसा काम है जिसको वो समझते हैं कि मयार से ज़रा सा भी वो है, तो मुझे अंदाज़ा था मेरा वो- कोई बहुत मयारी गाना ना सुर ना कुछ नहीं था, तो इसलिए तो मैंने कभी ये- कोशिश भी नहीं की उनके सामने। हाँ, क्यों उनमें बख्शिश का नहीं, तो नहीं, खाना खाली था। दोनों की भी मैं आपको कुछ किस्से सुना सकता हूँ। जी। कि मसलन ये टिशू का डब्बा है, तो वो ज़िया साहब ने वो यहाँ रख दिया, तो ये आई, अरे यहाँ की क्यों रखा है, ये तो मैंने यहाँ रखा था। अच्छा, ये आई, इन्होंने कहा अरे भाई क्या है, उन्होंने फिर वहीं कर दिया। अच्छा, इन्होंने फिर वापस कर दिया। मैं उठा, मैंने बीच में कर दिया, मैंने कहा अब आप जाने रहे। अच्छा, तो ऐसे भी हुआ। ये तो जब भी तो मैं कह रही हूँ, मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि भाई ठीक है, उनको जो पसंद आ रहा है वैसे ही करते रहे, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। ऐसी चीज़ें मतलब मुझे याद है उनकी आखिरी जो परफॉर्मेंस का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, 2022 में, बल्कि 2006 में, खैर 6 जनवरी को उनका, उमूमन 31 दिसंबर को होता था जी। वो 6 जनवरी को हुआ किसी वजह की वजह से अली ऑडिटोरियम में, 7 जनवरी को, शुक्रिया। तो अब उस वक्त माशाल्लाह उनकी उम्र होगी कोई 92 के करीब, 92। तो हम उनको सुन रहे थे गुज़िश्ता कोई 20 साल से, और मेरा ये ख्याल है कि वो उनकी परफॉर्मेंस शायद बेहतरीन थी। तो हम हमेशा, एक रिवायत थी कि अली ऑडिटोरियम के बेसमेंट में ग्रीन रूम में हम जाते थे, उनके उसकी बात प्रोग्राम के, तुम गए, तो मैंने कहा कि, तो कहने लगे कि कैसा लगा, इतना बड़ा आदमी पूछ रहा है कैसा लगा, तो मैंने कहा कि यू आउटडिड योरसेल्फ टुडे, एंड दैट वाज हिज स्वान सॉन्ग। और वो बिल्कुल फंबल तक नहीं किया, एक हर्फ इधर से उधर नहीं। और मेरा ये ख्याल है कि उनकी वो परफॉर्मेंस उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस में एक थी, और
हम पता नहीं क्या, या उन्हें कुछ मालूम था, पहले वो मिसरा लिख चुके थे कि इस ज़िंदगी करने को कहाँ से जिगर आवे। नहीं नहीं, वो जैसे मैं तो समझता हूँ कि उनकी पूरी ज़िंदगी ही वो हाली का जो मिसरा है कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, ये जब तक वो ज़िंदा रहे उन्होंने ऐसे ही चीज़ों के बारे में सोचा। और मसलन मैं बहुत उनसे होता था, वो मैं उनसे कहता था कि जब आप लेक्चर देते हैं तो कुर्सी पे बैठ जाया करें, तो ही वुड नॉट। मैंने बहुत इसरार किया उनकी जब तक कि अच्छा, फिर ये भी होता था कि परफॉर्मेंसेस होती थी तो 1 घंटा आप खड़े होके परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं उनको इंसिस्ट करता था कि जब वो बीच में एक सितार नफीस खान साहब का होता है हाँ, तो उसमें आप बैक स्टेज आ जाए, क्योंकि स्टेज पे वो नहीं बैठते थे, आप बैक स्टेज आए और बैठ जाए, और वो फिर ताकि कुछ उनको वो रेस्ट मिले, बिकॉज लेकिन वो ही वुड इंसिस्ट कि नहीं मैं खड़ा रहूँगा और मैं ठीक हूँ। और हाँ, आप जो परफेक्शनिस्ट होने का उनका कह रहे हैं, तो जिस दिन सुबह में हॉस्पिटल में एडमिट होना था उन्हें, और अगले दिन वापस भी शाम में आ जाना था, जो भी प्रोसीजर था कोलोनोस्कोपी उनकी, तो दरवाजे पे खड़े भी और एकदम से किसी बच्चे से कहा कि जाओ मेरा वो लाल स्वेटर ले आओ। तो मैंने आवाज़ लगी, मैंने कहा बेटा जो भी सामने तुम्हें नज़र आए तो तुम ले आओ, नीला हो चाहे सुरमई हो, कोई सा भी ले आओ। तो अपने कपड़े ऐसे देखिए, कहने के नो बट आई थिंक यू नो दैट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन। तो उनको हॉस्पिटल भी बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन में उन्हें। हमारी जो आखिरी शाम थी उनके साथ, हमारे घर पे ही थी, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे एक 15 मिनट का सेमिनार दिया, हाउ टू मिक्स अ ड्रिंक, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता ताज़ीरात पाकिस्तान की वजह से। तो ही एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि ये कैसे होता है, और इट वाज क्वाइट रिवीलिंग। हाँ, तो नहीं, उनका वो बहुत बड़ा कैनवस था। थोड़ी सी भी बड़ी महफिल होती थी या किसी के यहाँ हम गए होते थे तो वो ही वुड इंसिस्ट दैट, या वो खुद बना लेते थे ड्रिंक, या वो कहते कि किसी ने गिलास नहीं 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 अर्शद महमूद करेंगे। तो वो हर जो है मिकदार वो वैसे ही होनी चाहिए थी जैसे। अरशद से तो मैं वो भी लिबर्टीज़ लेती थी कि घर में अब जैसे कुछ मेहमान ज़्यादा बुला लिए मैंने, और मैंने कहा अरशद आप एक मेरी मदद कर दीजिए प्लीज़, किसी बहाने से आप ज़िया साहब को अपने साथ ले जाइए प्लीज़। और 3 घंटे बाद ले कहते हैं असरा आप मुझे किस मुश्किल में डाल देती हैं, आपको अंदाज़ा है वो 3 घंटे मुझ पे क्या गुजरे। अच्छा, नहीं वो मुझे कह रहे हैं कि खाना, अच्छा अब उनको नहीं पता था कि ये मैंने और हाँ, आपने साजबाज की तय किया, उन्हें नहीं मालूम अब था। मुझे कह रहे हैं कि भाई चलो वो फलां जगह या बंदू खान चलो वहाँ खाना खाते चल के। और जब हम कराची के बंदू खान में जाते थे वहाँ हमें बहुत VIP सर्विस मिलती थी। तो मैंने कहा नहीं सर खाना घर पे ही खाना है, तो क्योंकि कहा शाही टुकड़े भी बनाए हैं और फलां भी, और क्यों बहुत अच्छा खाना बनाती है मैं अब लाजवाब। और एक दफ़ा मैंने देखा वो शाही टुकड़े थे, मैंने कहा कि मैं ये ले लूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं लेने लगा। तो इन्होंने कहा ये खाने के काबिल नहीं है, सही नहीं बने, ये जो परफेक्शनिस्ट की आपको, अच्छा इतने मज़े के थे मैं आपको बता नहीं सकता। वो कह रही नहीं ये खाने के काबिल नहीं। अरे भाई खैर एनी हाउ, तो वो ये नहीं ये हम दोनों उनको हम आपस काफ़ी में तय करते थे। हाँ, क्योंकि ओपनली नहीं कह सकते थे कि मैं कहूँ कि भाई देखिए कुछ मैंने मेहमान बुला लिए हैं तो आप थोड़ी देर अरशद के साथ चलिए। ये कैसे कहें कि जी आप घर से जाएं तो मैं ही पीछे पड़ जाता, मैं सर आज स्टूडियो आ जाए, कहते हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मैं ले जाता था, तो हम स्टूडियो बैठ के कोई म्यूज़िक पे बात होती थी, कोई शेर व अदब पे बात होती थी, और फिर कहते चलो खाना वहाँ खाते। भाई नहीं, खाना घर पे ही खाना। एक और जैसे उनका छोटा सा एक किस्सा है, मुझे एक डायरेक्टर है हमारे बहुत मशहूर, और वो ड्रामा भी बेपनाह मकबूल हुआ था, मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशान। अच्छा। तो उन डायरेक्टर का फ़ोन आया, मैंने उनसे माजरत की, मैंने कहा देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बच्ची को भी बुखार हुआ है और मुझे भी, और मैं आ नहीं पाऊँगी। तो बाबर ने कहा कि
अजरापा हम आपके घर पे ही आके शूट कर लें, अगर सिर्फ आपका बिल्कुल गेस्ट अपीयरेंस थी, तो बिल्कुल 5-6 सीन रहे होंगे। तो मैंने कहा कि बाबर कैसे करेंगे आप घर पे, ज़िया साहब तो बहुत नाराज़ होंगे और वो शूट कर देंगे। शूट मैंने कहा मुझे निकाल देंगे वो घर से बाहर। तो और वरना ये है कि नहीं 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 अजरापा आप कुछ करें कुछ करें। खैर मैंने कहा देखिए फिर 6 बजे घर मुझे उसी हालत में चाहिए जिस शक्ल में आप। तो वो आए और 4 दिन तक हमारी ये शूट चलती रही और ज़िया को जाहिर है नहीं पता लगा, वो तो 7 साढ़े 7 बजे तक आते थे, कभी कभी 8 भी बज जाता था। ड्रामा हुए 4 साल गुजर गए और या तकरीबन 5 साल हो गए और उसकी मकबूलियत और सब कुछ। तो घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे और कुछ जिक्र निकला किसी पता नहीं ड्रामे के हवाले से, शायद सतीश भी थे आए हुए, तो वो ड्रामे का कुछ जिक्र हुआ। तो मैंने कहा कि हाँ वो हमारे घर पे एक दफ़ा तो की है सतीश, उन्होंने यहाँ पे शूट। अभी मैंने जुमला मुकम्मल नहीं किया तो ज़िया चीख पड़े जूनम हमारे घर पे शूट हुई थी। मैंने कहा हाँ शूट हुई थी, 5 साल पुरानी बात। लेकिन वो उतना ही नाराज़ हुए क्योंकि लाइक आई सेड, आप भी कह रहे हैं ना परफेक्शनिस्ट हैं कि मतलब अगर कोई चीज़ इधर से उधर। मैंने कहा आपको तो पता भी नहीं लगा? कहने कि हाँ बस आप इसमें बहुत महारत रखती ना, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ बिल्कुल आपने सारी चीज़ें वैसी ही छोड़ दी। और तो नहीं वो कुछ मेरे पे शफकत भी ज़्यादा थी क्योंकि हाँ, आपके उनको ऊपर तो बहुत ज़्यादा थी। उनको ये पता था कि जी कोई आपस में इन्होंने साजबाज की है, तो वो मुझ पे नहीं नाराज होते। ना नहीं वो मुझसे कहते बहुत थे खुशदिली जूनम आप से ये वो। कुछ कर देती भैया हैं मुझे इशारे आने शुरू हो गए। वो इससे पहले कि हम ये बज़्म ख़त्म करें, एक बात मैं आपको याद दहानी करा दूं। आज इस मुल्क की एक बहुत बड़ी हस्ती की बरसी है, आसमा जहांगीर की। तो इस शहर को और इस मुल्क को उन्हें याद रखना है, तो ये मैं सिर्फ याद दहानी के तौर पे कह रहा हूँ। अब जैसे वो इशारे हो रहे हैं, कल एक शेर पढ़ा था वो नामुकम्मल रह गया था, तो उस पर हम ख़त्म करते हैं। गालिब का है कि उस बज़्म में मुझे नहीं बनती हया की, उस बज़्म में मुझे नहीं बनती हया किए, बैठा रहा अगरचे इशारे हुआ किए। तो इशारे हो रहे हैं तो अब हमें चलना होगा। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आप कराची से तशरीफ़ लाए दोनों, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।